नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। कौन किससे कम है ये पता नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब मिलते मिलते दिल्ली का हश्र क्या होगा ये सोचने वाली बात है। हम जो सवाल आज हल्ला बोल में उठा रहे हैं वो देखते हैं। क्या केजरीवाल बनाम एलजी के संघर्ष में अफसर परेशान हो रहे हैं? मुख्य सचिव की नियुक्ति को नाहक तूल दे रहे केजरीवाल, क्या सीएम और एलजी के अधिकार नए सिरे से तय किए जाएंगे? क्या केंद्र जानबूझकर केजरीवाल को परेशान कर रहा है? क्या केजरीवाल विकास से ज्यादा विवाद में व्यस्त हैं? ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं और हम आपको भी बताना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल बनाम नजीब जंग की लड़ाई में अफसर पिस रहे हैं। कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने के बाद शुरू हुई जंग रोज एक दूसरे के आदेश को काटते हुए आगे बढ़ रही है, जिसमें अब अफसर के दफ्तर पर ताले तक लगवाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में चल रही ये लड़ाई लोकतंत्र को शर्मिंदा नहीं कर रही? तो डाल डाल में पात पात। दिल्ली की सत्ता के इतिहास में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच इस स्तर की लड़ाई का कोई जिक्र नहीं मिलता। मत के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले केजरीवाल ने तय कर लिया है कि उपराज्यपाल के फैसले का विरोध करना है तो करना ही है, फिर चाहे उसके लिए किसी अधिकारी के दफ्तर में ताला ही क्यों ना मारना पड़े। आज सुबह दोनों के बीच की तल्खी इस कदर बढ़ी कि केजरीवाल सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाह और प्रधान सचिव अनिंदो मजुमदार के दफ्तर में ताला लगवा दिया। लेकिन उपराज्यपाल भी कम नहीं निकले। उन्होंने मजुमदार के बदले राजेंद्र कुमार की नियुक्ति को ही रद्द कर दिया। बिना दबाव के और बिना किसी प्रतिशोध की भावना के काम किया गया। आपने देखा होगा हमारे 1 साल की कार्यकारिणी में किसी भी अधिकारी को ना ही अनड्यू फेवर दिया गया और ना ही वेंजियंस के साथ या विंडिक्टिवनेस के साथ काम किया गया। और जहां तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का प्रश्न है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। संवैधानिक पद है। उपराज्यपाल की ओर से केजरीवाल सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा गया कि राजेंद्र कुमार की नियुक्ति असंवैधानिक है, इसलिए उन्हें पद से हटाया जा रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि उन्हें कोई चिट्ठी नहीं मिली। मुझे मीडिया से मिली जानकारी से हैरत हो रही है कि एलजी ने मुझे खत लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा कोई खत नहीं मिला है। लेकिन दोपहर होते होते मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि उन्हें राज्यपाल की चिट्ठी मिल गई है। इससे पहले आज सुबह जब अनिंदो मजुमदार दफ्तर पहुंचे तो उनके कमरे में ताला लगा हुआ था, जिसके बाद उन्हें दफ्तर के आम स्टाफ के बीच बैठना पड़ा। कांग्रेस कह रही है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की लड़ाई में अफसरों को फुटबॉल बनाया जा रहा है। एलजी और चीफ मिनिस्टर इसको बैठ के आपस में इसको प्रॉपरली डिस्कस करके थ्रू डिस्कशन इसको सॉर्ट आउट करें। और ब्यूरोक्रेट्स कोई पॉलिटिकल फुटबॉल नहीं है कि उन दोनों पावर सेंटर के बीच में इनको घसीट के इस तरह से उनका साथ बिहेव किया जाए। वैसे तो ये लड़ाई पुरानी है, लेकिन ताजा विवाद उस दिन शुरू हुआ जब उपराज्यपाल के निर्देश के बाद अनिंदो मजुमदार ने शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त करने का आदेश जारी किया। मजुमदार के इस आदेश के बाद केजरीवाल सरकार आग बबूला हो गई और उसने फौरन अनिंदो मजुमदार को ही हटा दिया। लेकिन उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए मजुमदार को पद पर बनाए रखा और दिल्ली सरकार की ओर से की गई राजेंद्र कुमार की नियुक्ति रद्द कर दी। लेकिन केजरीवाल कहां मानने वाले थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अनिंदो मजुमदार के दफ्तर में ही ताला लगवा दिया। दोनों अपने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इससे पहले कभी भी लड़ाई इतने निचले स्तर पर नहीं लड़ी गई है। केजरीवाल ने अपने और एलजी के अधिकारों को साफ करने के लिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। पंकज जैन और कुमार कुणाल के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हारून यूसुफ, कांग्रेस नेता, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, विधायक हैं, और साथ ही विजेंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में विधायक। सौरभ भारद्वाज जी, पहला सवाल आपसे, ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई लड़ते लड़ते ये क्या वीआईपी लड़ाई लड़ने लगे हैं कि एलजी ज्यादा ताकतवर या सीएम ज्यादा ताकतवर? आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली की आम जनता की लड़ाई है। दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार है और ये सब लोग जानते हैं बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के हिसाब से जो चीज़ें मुनासिब हैं वो चीज़ की जा रही हैं।
मगर एलजी साहब कुछ चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है और इंटरफेरेंस कर रहे हैं गवर्नेंस के अंदर, और चीफ मिनिस्टर के पास और कोई तरीका नहीं है बजाय इसके कि विरोध करें या इस मामले को राष्ट्रपति के पास ले जाएं। यानी संवैधानिक काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, असंवैधानिक एलजी हैं। जी हारून यूसुफ जी, 15 साल सरकार रही है कांग्रेस की दिल्ली में, ये जो ताजा विवाद है और जो बातें सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, कितनी हकीकत और कितना फसाना? देखिए, जब हम सरकार में थे 15 साल, बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर जो ओपिनियन था वो डिफरेंट था, लेकिन उसको बातचीत के साथ हल किया गया। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की सरकार जो है वो अफसरों को भी किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर समझ रहे हैं। जिस तरीके से आरोप अफसरों पे मंडे जा रहे हैं, और अगर उनमें वास्तविकता है, जैसे शकुंतला गैमलिन जी के बारे में कहा कि वो मिली हुई हैं बिजली कंपनियों के साथ, उनके खिलाफ तुरंत इंक्वायरी ऑर्डर क्यों नहीं की गई? अगर इस तरह के गंभीर आरोप थे, क्यों अनसाइंड लेटर उनको दिखाया गया? मैं समझता हूं ये तमाम लड़ाई अपनी गवर्नेंस की फेल्योर और जो वादे दिल्ली के लोगों को किए थे, आपको अगर याद हो 49 दिन की सरकार में यही आम आदमी पार्टी के लोग उस समय जन लोकपाल के ऊपर, जबकि संवैधानिक जो उसकी जरूरतें थी, बगैर पूरा किए हुए उसको बुलडोज करना चाहते थे। उस समय भी राज्यपाल पे आरोप लगाया गया। उतना पीछे न जाए हारून यूसुफ जी, और हम ताजा विवाद की ही बात करें, क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि फरवरी 21, 2014 की बात है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो प्रेसिडेंट रूल करने का डिसीजन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जंग ने इसीलिए रिकमेंड किया है ताकि कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित, उनको बचाया जा सके। लेकिन 29 अक्टूबर होते होते उन्हीं नजीब जंग पर आरोप लग गए कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। पहले मैं बीजेपी से ही जान लेती हूं कि ये क्यों आप लोग कर रहे हैं कि बगावत हो रही है दिल्ली में, तख्ता पलट की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये देश संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंतर्गत कानून बनते हैं और उन कानून से देश चलता है। हर किसी की जिम्मेदारियां कानून में तय की गई हैं। चुनी हुई सरकार की क्या जिम्मेदारी है, देश के राष्ट्रपति की क्या जिम्मेदारी है, राज्यपाल और उपराज्यपाल की क्या जिम्मेदारी है, और अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी है। जो अपनी परिधि से बाहर जाएगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा, इल्लीगल होगा, और वो एनक्रोचमेंट होगा, अनाधिकार चेष्टा होगी। 239 AA में ये सबको समझ लेना चाहिए कि दिल्ली को एक भारत के संविधान के अंतर्गत एक विशेष दर्जे के तहत असेंबली दी गई है। पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर नहीं है। राज्य का जो दर्जा है वो एक प्रकार से ये महानगर परिषद की तरह है, और इसमें उपराज्यपाल की भूमिका बड़ी है। लेकिन जिस तरह से सरकार आज चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार के फैसले फाइलों पर हो रहे हैं या गुंडागर्दी के तहत जबरन कमरों पर ताले लगाए जा रहे हैं। इन धाराओं का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, एक बात नहीं समझ में आई थी कि गैमलिन पर आपत्ति थी, ठीक है, वो जो चिट्ठियां चली वो सब अपनी जगह पर थी। एक अफसर को सिर्फ इसीलिए उसके दफ्तर में दाखिल न होने देना कि उसने एक नियुक्ति का पत्र लिखा है क्योंकि एलजी की तरफ से आदेश आए हैं, ये कहां तक संवैधानिक है, ये कहां तक लोकतांत्रिक है? देखिए, इसके अंदर 2-3 चीज़ें। मुझे लगता है कि बार बार संविधान की दोहाई देके बातों को घुमाया जा रहा है। देखिए, दिल्ली सरकार जिन नियमों के अधीन चलती है उसके अंदर 3 मोटे मोटे कानून हैं। एक तो संविधान है जिसका आर्टिकल 239 AA की बार बार बात करी जाती है, एक ट्रांजैक्शन एंड रूल्स ऑफ बिजनेस है, और तीसरा NCT एक्ट ऑफ दिल्ली है। इन तीनों में से मेरे सामने कांग्रेस और बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हुए, मेरे से ज़्यादा पॉलिटिकल उनका तजुर्बा है, वो मुझे एक रूल कोट करके बता दें जिसके अंदर ये लिखा है कि एलजी अपनी मर्जी से चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली अपॉइंट कर सकते हैं बिना चीफ मिनिस्टर, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के। या मुझे वो एक एग्जाम्पल पिछले 20 साल की दिल्ली की सरकार के अंदर बता दें। 5 साल बीजेपी का रूल रहा, 15 साल कांग्रेस का रूल रहा। एक एग्जाम्पल मुझे बता दें। जी, इस सवाल का जवाब लेते चलते हैं, उसके बाद आपका अगला सवाल लेंगे। हारून यूसुफ जी, विजेंद्र गुप्ता जी, पहले हारून यूसुफ जी आप जवाब दीजिए इस बात का। जी, देखिए,
ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जिसका जिक्र सौरभ भारद्वाज जी कर रहे हैं, वो उसमें बड़ा क्लियर लेड डाउन गाइडलाइंस है और उसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस या उनकी कंसल्टेशन के बाद ही चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। अब वहां जो पहला जो चिट्ठी, मुझे नहीं पता, ये भारद्वाज जी बता पाएंगे, जो 4 नाम दिए गए थे वो सीनियरिटी वाइज दिए जाते हैं, जिसके अंदर गैमलिन जी का भी नाम था। फिर उसके बाद जब गैमलिन जी के नाम को नहीं रखना था तो उनको एक अनसाइंड चिट्ठी दिखाई गई कि आपके ऊपर आरोप है कि बिजली कंपनियों के साथ मिलकर आप एक घोटाला कर रहे हैं। ये करके उनका नाम, आप अपना नाम वापस लें। फिर एक नया नाम भेज दिया जाता है जिसको, जो पैनल में था ही नहीं। तो मैं भारद्वाज जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बात सही है कि चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट कर चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है, लेकिन केवल 10 दिन की छुट्टी के लिए जो के शर्मा जी जो चीफ सेक्रेटरी थे वो गए हैं, जिसमें 4 दिन तो वैसे ही छुट्टियां हो जाएगी, 2 सैटरडे संडे और आगे 2 और। तो मैं इतना बड़ा बवाल मचाना इस चीज के ऊपर और इस तरीके से अफसरों के साथ करना जैसे किसी ने नाजायज झुग्गी पे कब्जा कर लिया है और उस पर ताला लगा दिया जाए, मैं समझता हूं कि जो तरीकाकार है वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, दिल्ली के लोगों को इस बात में उलझाने के लिए कि अफसर हमारी नहीं सुन रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं सुन रहे, लेकिन जो ये आरोप दोनों पार्टियों की तरफ से आपके ऊपर लग रहा है सौरभ भारद्वाज जी, क्योंकि वादे जो किए गए हैं वो पूरे नहीं हो सकते हैं, इसीलिए भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। नहीं श्वेता जी, देखिए अब इससे हारून जी की पहले मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत सही बात सच्चाई से कही। तो इस बात से ये बात साबित होती है कि एलजी जनरली कहा गया है कि वो चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस ले। अब मैं बताता हूं कि एलजी साहब की नीयत में खोट कहां नजर आता है। देखिए, अगर उनको उनकी एडवाइस नहीं माननी थी तो भी संविधान के अंदर प्रावधान है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या कंसर्न मिनिस्टर को बुलाएं और उनसे बातचीत कर लें। अगर फिर भी विवाद रहता है तो भी प्रावधान है कि आप इस चीज को राष्ट्रपति को रेफर कर दें ताकि राष्ट्रपति इसके अंदर कर लें। अगर फिर भी आप अपनी मर्जी चला ही रहे थे तो भी जो तरीका ये होता है कि आप उस कंसर्न मिनिस्टर को बताएं और वो उस ऑफिसर को बताएं। आपने डायरेक्टली एक ऑफिसर को, सेक्रेटरी को कहा कि भाई आपको ये ऑर्डर दिया जा रहा है, आप ये करिए, तो आप तो कितनी सारी चीजें अनियमितताएं कर रहे हैं। आप डायरेक्टली सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एलजी की जो भी बातचीत होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू होती है, तो उन्होंने डायरेक्ट वहां पे किया। और जहां तक बात ताला लगाने वाली बात है, देखिए वो जो आनंदो जी की बात कर रहे हैं उनसे उस सर्विसेज का चार्ज ले लिया गया है। अब जिस अफसर को वो चार्ज दिया गया है वो राजेंद्र कुमार जी हैं, जिनके पास और भी कई सारे चार्ज हैं और उनके पास दूसरा कमरा उपलब्ध है दूसरे 7वें 8वें फ्लोर पे, क्योंकि वो 8वें फ्लोर से ही अपना पूरा का पूरा कार्यभार चलाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा मेरा जो दूसरा कमरा है वो उसको लॉक कर दीजिए। और अगर हमारे किसी अफसर को इसकी की वजह से इनकन्वीनियंस हुई है तो इसके लिए एक गलती हो सकती है। सौरभ, इस मामले में थोड़ी इतना भी साफ सुथरा नहीं है ये मामला जितना दिख रहा है। सौरभ, 24 तारीख मुझे लगता है, मेरा ख्याल है वापस लौट रहे हैं के शर्मा अपनी छुट्टी से, तो लग रहा है उनके लौटने तक विवाद सुलझ जाएगा या नहीं? तब तक भी ये लड़ाई चलती रहेगी? अफसर शाहों को तो डर लगने लगा होगा कि अब दिल्ली में कहीं किसी पद पर नियुक्ति ना हो जाए, पता नहीं कब ताला लगा मिल जाए। देखिए, विवाद सिर्फ के शर्मा जी के वापस आने से ही नहीं है। विवाद सिर्फ इस बात का बहुत बड़ा विवाद ये है कि क्या एलजी अपनी भूमिका नहीं समझ पा रहे हैं दिल्ली के अंदर। क्या एलजी ने ये ठान लिया है कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार को नहीं काम करने देंगे। अब देखिए, हमारे कांग्रेस के मेहमान हैं, भाजपा के मेहमान हैं, वो लगातार आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल पे कि भाई मैनिफेस्टो पूरा नहीं कर रहे, वादे पूरा नहीं कर रहे। मगर अगर सरकार एलजी चलाएंगे, अफसर एलजी चुनेंगे, तो भाई एलजी से ही पूछिए कि मैनिफेस्टो कौन पूरा करेगा, अरविंद केजरीवाल पूरा करेंगे या एलजी साहब करेंगे। मगर अगर आप पूरी अकाउंटेबिलिटी सरकार की है तो मुझे लगता है कुछ आपको सरकार को राइट्स तो देने पड़ेंगे, कर्तव्यों के साथ राइट्स देने पड़ेंगे और इन सब का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भी। क्या एलजी और सीएम की लड़ाई के बीच अफसर पिस रहे हैं दिल्ली में? सवाल इसीलिए बड़ा है क्योंकि अगर हम आपको इतने दिनों का क्रम बताएं तो जब केयर टेकर मुख्य सचिव दिल्ली का कौन होगा उस बात को लेकर बवाल छिड़ा। एलजी ने कहा गैमलिन, दिल्ली सरकार को वो मंजूर नहीं थी, उन पर कई आरोप लगाए गए।
इस सब के बीच आज हुआ ये कि जिस अफसर ने एलजी की उस चिट्ठी को, यानी नियुक्ति गैमलिन का उस चिट्ठी को जारी किया था, उनके दफ्तर पर ताला जड़ दिया गया और दिल्ली सरकार ने जिसे नियुक्त करना चाहा उसे एलजी ने असंवैधानिक बता दिया। तो इस वजह से दिल्ली की न जाने कितनी कुर्सियां इस वक्त पर खाली पड़ी हुई हैं। दिल्ली में काम भी हो रहा है या नहीं, हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं दरअसल कि दिल्ली का शासक कौन है। हारून यूसुफ हमारे साथ हैं, सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं और विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, जो कुछ चल रहा है यहां पर हाल फिलहाल में वैसा कुछ याद नहीं आता कि दिल्ली में हुआ हो। अगर हम राज्यों के राज्यपालों को देख लें तो एलजी का रोल, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्यपालों से ज्यादा ताकत अपने पास रखते हैं, यह मुमकिन है कि आम लोग जानते हों, लेकिन हकीकत है क्या? कौन है दिल्ली का असली शासक, एलजी या सीएम? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि वास्तविकता में कौन शासक है, लेकिन मैं इतना जरूर लेकिन उसी जवाब में नहीं छिपा हुआ है इसका पूरा हल। उसमें सबके अपने अपने रोल डिफाइंड है। मुख्यमंत्री का अपना रोल है, उपराज्यपाल का अपना रोल है। अगर कोई सरकार उपराज्यपाल के रोल को कम करके आंक रही है तो इसका मतलब यह है कि वो संविधान की अनदेखी कर रही है। जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उपराज्यपाल के पास फाइलें नहीं भेजी जाएंगी तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सर्कुलर निकाल करके मीडिया के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको रोकता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी की जब नियुक्ति की जानी होती है तो 4 नाम खुद दिल्ली सरकार ने भेजे हैं और उसमें से एक नाम मिसेस गैमलिन का है, और जो नाम बाद में उन्होंने वहां पर बोला है वो नाम उन 4 नामों में नहीं था। तो उपराज्यपाल का ये विशेषाधिकार है कि वो एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करने का अधिकार उनका है, और ये सिर्फ 10 दिन के लिए मामला। जो इससे पहले के शर्मा जी की अपॉइंटमेंट हुई थी वो अधिकार होम मिनिस्टर का, गृह मंत्रालय का है। तो इसलिए रोल डिफाइंड है, लेकिन उस पर डिस्प्यूट करके मुझे लगता है कि वास्तविकता ये है कि ये अनुभवहीन सरकार है, इनके पास अनुभव नहीं है और समस्याओं का हल करने में ये पूरी तरह विफल हैं। आज दिल्ली में पानी की कमी है, विवाद ये होना चाहिए था, आपके हल्ला बोल में चर्चा ये होनी चाहिए थी कि दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिलेगा, बिजली की समस्या दूर कैसे होगी, सड़कें कैसे बनेंगी, अस्पतालों में मरीज बिना दवाई के मर रहे हैं, उनको दवाइयां कैसे मिलेंगी, स्कूलों में बच्चों को दाखला नहीं मिल रहा है, डोनेशन के नाम पर प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, चर्चा वो होनी चाहिए। लेकिन यहां पर सरकार इस बात पर लड़ रही है कि खटोला यहीं बिछेगा। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। आप भी दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश है ये? निश्चित रूप से, क्योंकि अगर पानी की चर्चा हो जाए तो बहुत सारी पार्टियां कटघरे में आ जाती हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से किस तरीके से पानी आता है उससे भी दिल्ली तो वाकिफ हो चुकी है। लेकिन खैर, सौरभ भारद्वाज जी, किसी अधिकारी के कार्यालय पर ताला लगाना ये गुंडागर्दी से कम नहीं है। मैं क्या है, पहले मेरे कमरे पर ताला लगाया गया। मैं विजेंद्र गुप्ता जी हम आपने जो आरोप लगाए हैं सौरभ भारद्वाज पर, जो आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं दिल्ली सरकार पर, वो सारी चीजों का हम जवाब ले लेते हैं, उनसे स्पष्टीकरण ले लेते हैं। क्योंकि सौरभ भारद्वाज जी, आपने कहा एलजी से शिकायत है, एलजी ने क्या क्या किया है, आपने कहा एलजी, ये भी अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि एलजी भी बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उन अफसरों का क्या दोष जो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे? जी देखिए, मैं विजेंद्र गुप्ता जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा और आपकी बात का भी जवाब देता हूं। देखिए, बिजली, पानी, ये सारी समस्याएं सरकार की हैं और सरकार को वो हल करनी है। मगर ये बात तो आप भी मानेंगे और विजेंद्र गुप्ता भी मानेंगे कि वो समस्याएं तभी हल होंगी जब सरकार को ईमानदार और कर्मठ अफसर मिलेंगे। मगर अगर अफसरों की जिम्मेदारी भी एलजी ले लेंगे कि भाई ये अफसर मैं तुम्हें दूंगा, इससे चलाओ, तो ये बात तो गलत है। दूसरी बात, जहां तक अफसरों की बात है, उनको सिर्फ उनसे चार्ज लिया गया, उनको कोई सस्पेंड नहीं किया गया, उनको कोई डिसमिस नहीं किया गया। उनसे चार्ज इसलिए लिया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल काम उन्होंने नहीं किया। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, जो रूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि ये जितनी भी एलजी से बातचीत होती है, ये कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एलजी डायरेक्ट सेक्रेटरी को ऑर्डर कर दे कि भाई तुम ये कर दो। ये तो एक तरीके से एलजी खुद दिल्ली में सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो सौरभ जी, शायद जिस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव के लिए कहा, वो खुद भी नहीं जानते हैं कानून, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि मैं एलजी की बात की इज्जत करता हूं और इसलिए मैं पद स्वीकार नहीं करता। वो प्रावधान है,
बिल्कुल मैं बोल रहा हूं उसका प्रावधान था। एलजी साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बुला सकते थे, मुख्यमंत्री को बुला सकते थे। ये प्रावधान भी है कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, विवाद हो तो डिस्कशन करने के लिए एलजी बुला सकते हैं। उसके भी विवाद हो तो एलजी राष्ट्रपति को कह सकते हैं। इन सब चीजों के प्रावधान है। मगर हुआ क्या, इतना हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि उन प्रावधानों को इस्तेमाल नहीं किया एलजी साहब ने। एलजी साहब ने डायरेक्ट अफसर को कह दिया कि भाई इस आदमी को तुम चीफ सेक्रेटरी बना दो। जी, आप डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए अपनी बात कह सकते हैं। आप उनको कोई सलाह दे सकते हैं, पर आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल सलाह दे सकते हैं। ये करो, इस बात को देखिए मैं आपको इसकी विवेचना भी बता रहा हूं। क्या होता है, ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, जो ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये फोर्स करना है, रूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन है और एनसीटी एक्ट है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैं इनको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इन चीजों के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर बहुत मशहूर केस है जिसके अंदर पूरी की पूरी व्याख्या हुई है कि एलजी की पावर्स क्या हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर कहां है। उन जगहों पे जहां पे सिर्फ डिस्क्रिशन एलजी को दिया गया, मतलब एलजी खुद अपने हिसाब से काम करेंगे, वहां भी हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि उनके अंदर भी एलजी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान कभी नहीं चाहता कि दिल्ली के अंदर दो पैरेलल गवर्नमेंट्स रन करें, इसलिए इन दोनों को डिस्कशन करके, एक दूसरे से बातचीत करके इस तरीके के फैसले करने चाहिए। इतना हारून यूसुफ जी इसलिए हुआ, हारून यूसुफ जी, एलजी का रोल हम समझ रहे हैं बातचीत ही नहीं और सीएम का रोल हम समझ रहे हैं कि ये इंटरप्रिटेशन के लिए खुला हुआ है, लेकिन एक अफसर 10 दिन के लिए एक रिक्त कुर्सी, 10 दिन के लिए सिर्फ वो कुर्सी खाली थी जब एक अफसर छुट्टी पर गए और कौन होगा केयर टेकर मुख्य सचिव, इसे लेकर बवाल मचा। तो एक अफसर की ऐसी क्या भूमिका होती है कि इतना बवाल मचा? मैं श्वेता जी इससे पहले एक और बात कहना चाहूंगा। अगर आपको याद हो, एक आशीष जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे, उनको डेपुटेशन पे दिल्ली सरकार में बुलाया गया और जिस तरह के काम करने को वॉलंटियर्स ने और जो डायलॉग कमीशन था उसने कहा और वो करने से उन्होंने जब इनकार कर दिया तो उनको उठाकर बेइज्जती के साथ बाहर निकाल दिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि ये सिगार पीते हैं। अब अगर हर चीज इन्हीं से यही तय करेंगे तो मुझे लगता है कि कल राष्ट्रपति जी को मिलने जा रहे हैं, उनसे ये निवेदन कराएं कि जितने इनके वॉलंटियर्स हैं उन्हीं को सिविल सर्वेंट्स की जगह बैठा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह तानाशाही का रवैया ये रखना चाहते हैं, मैं नहीं समझता कि दिल्ली के अंदर जो आज पूरे काम या सरकार बिल्कुल ऐसा लगता है फुल स्टॉप पे आ गई है। तमाम अफसरों के बीच में जिस तरह का एक खौफ तारी है, मैं समझता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। और जो इन्होंने वादे किए हैं आसमान के तारे देने के, दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं। वाईफाई तो 15 दिन में शुरू होना था और जो बिजली है अब उसकी हालत खराब होनी शुरू हो गई है। बजाय जो मूल मुद्दे हैं उन पर कंसंट्रेट करें। सौरभ भारद्वाज जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप समझाएं और इतना ज्यादा भी ना समझाएं कि आपको भी फिर वो सवाल करके कोई नोटिस थमा दे, क्योंकि ये आपकी पार्टी का रवैया बन गया है अब। सौरभ भारद्वाज जी, ये भी मैं समझना चाहती हूं आपसे और शायद दिल्ली के तमाम लोग समझना चाहते होंगे कि अगर गैमलिन पर इतने गंभीर आरोप थे तो क्या जांच के आदेश आप लोग देंगे? आगे कुछ ऐसी योजना है? देखिए, गैमलिन के ऊपर इस तरीके के आरोप थे कि वो एक कंपनी के लिए लॉबिंग करने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि सरकार एक कंफर्ट लेटर उसको दे दे। सरकार ने उसको वो कंफर्ट लेटर नहीं दिया। वहां पे वो बात खत्म हो जाती है। जनरली आईएएस ऑफिसर्स के साथ छोटा मोटा अगर इस तरह से होता है तो सरकार उसको एक दो बार इग्नोर करने की कोशिश करती है और कोशिश करती है कि उनके मंसूबे पूरे ना हो सकता है उनका कुछ दिनों में वहां से तबादला भी किया जा सकता था। मैं अफसरों की बात पे भी आता हूं। देखिए, ऐसा कोई आरोप हमारी सरकार पे नहीं लगा है कि अशोक खेमका जैसे ईमानदार अफसर का तबादला, जैसे कांग्रेस सरकार हरियाणा के अंदर 40-42 बार कर चुकी थी, तो नई सरकार बीजेपी की हरियाणा में आई उन्होंने भी कर दिया। हम पे कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है, ना ही हम पे कोई ऐसा आरोप लगा कि संजीव चतुर्वेदी जैसे किसी ईमानदार अफसर के ऊपर हमने सिर्फ नहीं, लेकिन ईमानदार आप जिसको कहेंगे वही ईमानदार होगा, बाकी सारे बेईमान हो जाएंगे। हाँ, तो उधर देखिए अफसरों की तरफ से भी कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। सर्टिफिकेट तो यही देंगे कि ईमानदार कौन होगा। जी, सर्टिफिकेट आप बेईमान करने का सर्टिफिकेट भी यही देंगे और सबको मानना होगा। ऐसा तरीका बना लिया है लोगों ने।
सौरभ जी बात पूरी मुझे लगता है कि हर सरकार आप करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी और हर एक एडमिनिस्ट्रेटर को ये हक मिलना चाहिए कि उसके कौन अफसर क्या काम करेंगे वो सरकार तय करे। ये तो मिनिमम हक है। और इसके अंदर भी अगर आप लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो ज्यादती हो रही है, तो मुझे लगता है कि आप हमारे साथ भी थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। दिल्ली में जो खींचतान चल रही है उसमें पिस कौन रहा है, इस पर हम बहस कर रहे हैं हल्ला बोल में। आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को आप जानबूझकर निशाना बना रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो काम कर पाए और इसीलिए इधर उधर हथकंडों के जरिए आप कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से फेल कर जाए आप गवर्नमेंट। देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के तबादले की फाइल हमारे पास भेजो, हम बताएंगे किसका ट्रांसफर कहाँ होगा, किसकी पोस्टिंग कहाँ होगी। और एक नहीं, एसीबी के माध्यम से जब आप रेजोल्यूशन पास करते हैं असेंबली के अंदर और ये कहते हैं कि अब एसीबी जाकर के किसी भी अधिकारी पर, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या किसी भी विभाग का हो, उस पर कार्रवाई हम करेंगे, तो अपने अधिकारों से बाहर जाकर अनधिकार चेष्टा करना और फिर उसको एक राजनीतिकरण करना। और कल जिस तरह से जनसभा के अंदर आपने चीफ सेक्रेटरी को भ्रष्टाचारी कहा, यानी कि अफसरों का भी राजनीतिकरण करने की कोशिश करना और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में इंटरवीन कर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेट देना, ये सब इस बात को साफ रूप से दर्शाता है कि दिल्ली की सरकार अपने मूल कार्यों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से केंद्र सरकार से अपने आप को दिखाना चाहती है। क्योंकि सौरभ भारद्वाज जी, इतना गहरा आरोप नहीं दिख रहा है कि उसकी जांच आप करवाना चाहें, बस सतर्क रहना चाहते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इस तरह के आरोप सार्वजनिक तौर पर मंचों से लगाना किसी प्रशासनिक अधिकारी की मानहानि भी है? नहीं, देखिए उसके अंदर कोई आरोप नहीं था। जो भी बात थी वो तो सच बात है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने काफी कोशिश की कि रिलायंस इंडस्ट्री को 11,000 करोड़ का वो जो कंफर्ट लेटर है, कार्रवाई क्या बिजली की कंपनी है उनकी, आपने कार्रवाई क्या की? उसमें कार्रवाई क्या होगी? देखिए एक अफसर, देखिए एक बात पता, देखिए ऐसा है कि एक अफसर किसी चीज के लिए बार बार प्रेस कर रहा है कि आप ये कर दीजिए, देखिए कार्रवाई ये हो गई। चीफ विजिलेंस कमीशन को लिख कर देना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, हारून यूसुफ जी, क्या आपके हिसाब से ये मानहानि है उस अधिकारी की? बिल्कुल है। और उनके पास क्या रास्ता बच जाता है, क्योंकि वो तो सार्वजनिक तौर पर बोल नहीं सकती हैं, उनके कुछ नियम कानून हैं, भाई आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो राजनीतिक लड़ाई में अफसरों का क्या हो? सौरभ भारद्वाज जी, इस बात पर आपसे जवाब के साथ ही हम खत्म करना चाहेंगे। देखिए हमारा क्या कोई आश्वासन है कि अफसरों को डर न लगे काम करते हुए? जी देखिए, हमारा तो यही आश्वासन है कि शायद हमारी एक ऐसी सरकार है जिसने बनने के बाद संजीव चतुर्वेदी जी को भी निमंत्रण दिया, अशोक खेमका जी को भी निमंत्रण किया कि आइए और दिल्ली सरकार के साथ काम कीजिए। आपको याद होगा कि होम मिनिस्टर को हमने लिखित तौर पे कहा है कि संजीव चतुर्वेदी जैसे ईमानदार अफसर को आप हमें दे दीजिए। आप नहीं उनको एम्स का सीईओ बनाना चाहते, हम उनको कोई अच्छा पद परिमल राय को भी बोला, ईमानदार अफसरों को मैं बताना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि उनको बहुत अच्छे अफसर मिलेंगे दिल्ली सरकार के अंदर। वे ईमानदारी से और मेहनत से काम करेंगे तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हारून यूसुफ जी, विजेंद्र गुप्ता जी और साथ ही सौरभ भारद्वाज जी, बहुत शुक्रिया। हल्ला बोल में हमने सवाल आज उठाया कि क्या एलजी और सीएम के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें पिस रहे हैं अफसर? राजनेताओं की राय आपने सुनी है, अब अपनी सुन लीजिए। हजारों की तादाद में हमें एसएमएस मिले हैं। 76% लोग कह रहे हैं हाँ, 24% इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, अफसर नहीं पिस रहे हैं।